गुड मॉर्निंग सारथी आईएएस के चैनल में मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद फर्स्ट लेक्चर हम पॉलिटी का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो आर्टिकल नंबर 1 टू 4 है और इसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसा कि हमने कहा था, हम हर एक टॉपिक को और हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी क्यों दिया हुआ है। तो जब डिवीजन होता है, कोई भी कंट्री बनती है, स्टेट बनता है, रीजन टेरिटरी होता है, तो उसका एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पार्ट 1 में सबसे पहले ज्योग्राफिकल टेरिटरी को एक्सप्लेन किया कि पार्ट 1 टू 4 में जो भी चेंजेस अगर आएंगे टेरिटरी में या टेरिटरीज इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इन सब चीजों को पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 1 टू 4 इनके बारे में मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट विल हैव टू अंडरस्टैंड यूनियन का मतलब। अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट डू यू मीन, या सपोज स्टेटमेंट बेस्ड में यूनियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रहते हैं, तो अक्सर इनके मीनिंग्स में हम कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग यूनियन को समझेंगे अच्छे से। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, व्हाट इट मीन्स, मतलब व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड सो क्लियरली, बिकॉज देयर इज अ टर्म आपने सुना होगा, एक वर्ड होता है फेडरेशन और यूनियन। तो हमारी कंट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरेशन भी है, नो डाउट, बट इन ऑल इट इज यूनियन। तो ये क्या है, हम यहां समझेंगे। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स कि हमारा इंडिया किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना है, स्टेट्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नो स्टेट्स कैन गेट सेपरेटेड देमसेल्व्स ऑन देयर विल। कोई भी स्टेट्स या कुछ पार्ट्स ऑफ स्टेट्स या दो दो या उनसे ज्यादा ग्रुप ऑफ स्टेट्स मिलकर जब चाहें अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि अमेरिका इज कंप्लीट फेडरेशन, देयर स्टेट्स हैव ओन लॉज एंड दैट इज कॉल्ड कि इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब यूनियन स्टेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जबकि हमारे यहाँ ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। और ये क्यों है, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, मल्टीपल रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस आर देयर। तो अगर ऐसा हमने फ्रीडम दे रखा, तो इन फ्यूचर कोई भी स्टेट्स अपने डिमांड्स को लेकर रिजिड हो सकते थे यूनियन के ऊपर, और अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाए तो वो यूनियन से सेपरेट हो जाते। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्लियरली मेंशन किया स्ट्रिक्टली कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, दैट मीन्स indestructible union of destructible states. States can be changed and divided, but union will remain single. Now, territory. So remember, in the territory of India, three things are included. What it is? Number one, state territories. Second, union territories. And if in future any territories acquired by government of India, like we have example of Goa, Puducherry, Daman and Diu, etc. तो अभी तक हमने दो बातें सीखी। पहला, पार्ट 1 में क्या है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एंड फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 4। देन व्हाट डू यू मीन द यूनियन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन मेंशन्ड एज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लार्जली देखा जाए तो फेडरेशन भी है, बिकॉज India has not been made as an agreement between states, and no states can get separated on their free wills. And as far as territory of India, three things: states, UTs, and territories acquired by government. Now let's start Article 1. स्टार्ट करने पहले आर्टिकल 1 में तीन बातों का मेंशन किया गया है। आपको ये ध्यान में रखना होगा, कई बार स्टेटमेंट में वनली लिखा हुआ आता है, तो आप सिर्फ अगर कोई एक स्टेटमेंट मेंशन करके लिखा वनली दिस हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 1 या आर्टिकल 1 मेंशंस वनली दिस थिंग, तो आपको वहां पर अलर्ट रहना पड़ेगा। तो वन बाय वन देखते हैं आर्टिकल 1 में क्या तीन बातें हैं। क्लॉज नंबर 1 says India, that is भारत, shall be union of states, जो अभी हमने इस बात को ऑलरेडी समझ लिया है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेट्स एंड टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। काइंडली नोट इट, इस बात को ध्यान दें, ये अक्सर हम मिस कर जाते हैं।
यानी स्टेट्स और टेरिटरीज वैसे जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होगा। यानी कि कोई भी नए स्टेट्स बनते हैं, स्टेट्स के नेम्स टेरिटरीज में चेंजेस आता है तो वो फर्स्ट शेड्यूल से डायरेक्टली इफेक्टेड होता है और वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन होना इंपॉर्टेंट है। और थर्ड सेज द सेम थिंग, टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हमने अभी पढ़ा भी था, तीन चीजें होंगी, टेरिटरीज, यूटीज एंड एज में बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। ओके, तो यहां पर हमने एक बात समझा, ये इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान देने योग्य है वो है कि अगर स्टेट्स में कोई चेंजेस होते हैं, पार्ट वन से रिलेटेड कोई भी बदलाव होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में इफेक्ट होगा। अब यहाँ पर जैसा हमने कहा था एक इंपॉर्टेंट चीज हर एंगल से कवर होगा, तो फ्रेंड्स एक और शेड्यूल होता है, फोर्थ शेड्यूल, विच इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो अगर नए स्टेट्स बनते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, तो राज्यसभा जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स होता है, तो वहां के नंबर ऑफ सीट्स में भी चेंजेस आएंगे। तो आप यहाँ से दो बातों को ध्यान रखेंगे कि अगर पार्ट वन में कोई भी चेंजेस होते हैं, नए स्टेट्स बनते हैं, एरियाज में चेंजेस आते हैं, तो दो, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इन दो भागों पर भी चेंजेस आएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 सेज पार्लियामेंट में भी law admit into union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सिंगल लाइन से ही क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह से? तो यहां स्टेट्स को बनाने का, नए स्टेट्स क्रिएट करने का पावर टोटली पार्लियामेंट को दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। यानी कि यहां से आप मेरी उन बातों को याद करिए जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो अपनी इच्छा से यूनियन से सेपरेट हो जाए, अपने बाउंड्रीज में चेंजेस ले आए। अपने इंटरनल चेंजेस जैसे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं वो आपने सुना होगा, वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल मैप में इंडिया के चेंजेस स्टेट्स के थ्रू नहीं हो सकता, पार्लियामेंट को ये पावर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं जनरली कि किसके पास पावर है, ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नर और पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ध्यान में आप रखेंगे। तो दो बातें हैं आर्टिकल 2 में, एडमिट न्यू स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स थे जो उनको इंडियन यूनियन में एडमिट कर लिया, पार्ट नहीं थे, और या फिर स्टैब्लिश ही न्यू स्टेट्स हुए। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 में उन स्टेट्स की बात की जा रही है, टेरिटरीज की बात की जा रही है जो इंडियन यूनियन के पार्ट नहीं थे, totally that are going to be new for geographical political map of India। Why I am telling you this here, आप अभी समझ जाएंगे। आर्टिकल 3 में जब हम आते हैं तो उनमें भी कुछ इसी तरह की बात की गई है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड चेंजिंग इन एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जैसे कुछ स्टेट्स को मिलाकर या किसी एक स्टेट के कुछ टेरिटरीज को मिलाकर नए स्टेट्स बनाना, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके एरियाज में चेंजेस लाना, नेम चेंजेस लाना, इन बातों को अगर कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकता है। तो यहां पर एक चीज क्या याद रखना है आपको कि आर्टिकल 3 में उन स्टेट्स की बात है जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हैं, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, तो ये एग्जिस्टिंग थे ऑलरेडी, इंडियन यूनियन के पार्ट थे, मैप के पार्ट थे, इनमें चेंजेस लाया गया, तो ये आएंगे आर्टिकल नंबर 3। और कोई न्यू है जो बाहर से ऐड हुआ पॉलिटिकल मैप में, तो वो होगा आर्टिकल नंबर 2 के थ्रू। ओके, अब चूंकि ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात की जा रही है जहां स्टेट गवर्नमेंट भी है और हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी है, तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान में रखा गया है। कौन सी दो बातें यहाँ हम समझेंगे। नंबर 1 इज दैट कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 3 की जब बात की जा रही हो, स्टेट्स में चेंजेस ला रहे हो, तो ये बिल्स जो हैं आर्टिकल के, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और क्या है सेकेंड थिंग कि प्रेसिडेंट जो है, अगर ये जिस भी स्टेट्स को इफेक्ट कर रहा होगा, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को इफेक्ट कर रहा होगा, तो पहले प्रेसिडेंट उसके स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करते हैं विद टाइम पीरियड स्पेसिफाई करके कि आपके व्यूज आपको बताने हैं, वेदर यू एग्री डिसएग्री, व्हाट आर योर सजेशंस। तो दो बातें बताई गई, दो कंडीशंस हैं, ये ध्यान में रखेंगे आप।
और ये आर्टिकल नंबर 3 में, आर्टिकल नंबर 2 में नहीं, क्योंकि उसमें स्टेट्स नए थे तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। चूंकि आर्टिकल नंबर 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी बात की जा रही, जहां पे गवर्नमेंट्स हैं, तो यहाँ पर पहला तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा प्रेसिडेंट जो है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को बिल्स फॉरवर्ड करते हैं उनके सजेशंस के लिए। बट नोट इट डाउन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू को मानने के लिए बाउंड नहीं है, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इतनी सारी बातें आ रही हैं कि नए स्टेट्स का बनना और एग्जिस्टिंग स्टेट्स, बिल्कुल ही न्यू स्टेट्स, स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना, और हमने अभी देखा कि उनके एडवाइस से बाउंड भी नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 4 इसलिए कह रहा है उस चीज को और एक्सप्लेन करते हुए कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के द्वारा जो भी बिल्स आएंगे और लॉज बनेंगे, स्टेट्स बनेंगे, that will not be considered as a provision of amendment of constitution under article number 368। 368 क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के प्रोसेस बताया गया है और पावर ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है, और उसमें जब स्टेट लेजिस्लेचर या कहीं भी स्टेट्स इफेक्टेड होते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी की बात की गई है, वो हम इन फ्यूचर नेक्स्ट लेक्चर्स में बातें करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ हमें ये समझना है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी चीजें अगर लॉज बन रहे हैं, स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उसको आर्टिकल नंबर 368 के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, और ये सिंपल मेजोरिटी से ऑर्डिनरी जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने आपको कहा था कि हर एक एंगल से हम कवर करने वाले हैं, वो यहां पर आप समझिएगा। अब बेरूबारी यूनियन केस एक है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखिए, जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो दो तीन बातों को आप एक सेपरेट नोट बनाते जाएंगे, जहां भी आपको अमेंडमेंट्स की बात की जाएगी, और जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात की जाएगी, और जहां कमीशंस की बात आएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अमेंडमेंट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और एनी ऑफ द कमीशंस, इन चीजों को आपको सेपरेटली नोट करते जाना है। कई बार मैच द कॉलम्स में भी आ जाता है, और कई बार इनसे सेपरेट क्वेश्चंस भी स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। ओके, तो बेरूबारी यूनियन केस क्या था हम लोग समझते हैं। 1958 नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत बेरूबाई यूनियन जो वेस्ट बंगाल का पार्ट था, वो पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया देने के लिए। ये उसमें बांग्लादेश जो अभी रिसेंट में है, तो पाकिस्तान के पार्ट और पाकिस्तान था, इसलिए पाकिस्तानी कह रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये गवर्नमेंट ने देने लगा, तो इसमें क्या हुआ कि कई डिस्प्यूट्स हो गए और बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इस बात को कि इट्स ओके, इट हैज बीन मेंशन्ड दैट Article number 2 and 3 will not be considered under 368. As well as it is also okay that the power has been given to parliament for creation or addition or any changes in the states. But note that Article number 3 does not talks about cessation of Indian territory. That you can make, you can add, you can create, you can establish, but you cannot give it to others. आप पॉलिटिकल मैप को रिड्यूस नहीं कर सकते, और since you are giving the Berubai Union to other, that's Pakistan, that is not allowed. So you will have to do it through complete process of constitution under article number 368. तो इसलिए गवर्नमेंट को बाद में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 करके और बेरूबाई यूनियन का ट्रांसफर हुआ। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, बेरूबाई यूनियन कभी कभी आता है, क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे, ये कहीं प्रियम्बल से भी इसका एक रिलेशन है, जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे वहां भी डिस्कशन होगा। लेकिन यहां भी आप समझ लें कि बेरूबाई यूनियन केस क्या था, तो ट्रांसफर रिलेटेड था एक टेरिटरी का। दैट्स वाई आप इसको पार्ट 1 से कनेक्ट कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 3 से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेरिटरी की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ये आर्टिकल नंबर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये एग्जाम्स में मैच द कॉलम्स में आ सकता है, स्टेटमेंट्स में आ सकता है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव्स टू बांग्लादेश, बेटर टू से इट वाज ए एक्सचेंज, है ना, 51 and 111, that was also done through 2015 amendment. Okay, later in 1969, however, Supreme Court had mentioned in one of its judgment that if it is about land boundary disputes,
कि कोई बहुत बड़ा मैप आप चेंज नहीं कर रहे हैं कि आपने सिर्फ दे दिया। अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट हुआ और एक्सचेंज हुआ, वहां पर आप ऑर्डिनरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से कर सकते हैं और वहां पर एक अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, सो अभी तक हमने 4 आर्टिकल्स डिस्कस किया, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4। रिमेंबर इन द 4 कि आर्टिकल 2 एंड 3 के तहत जो भी होगा उसमें आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। बट रिमेंबर इन बेरुबाई यूनियन केस सुप्रीम कोर्ट मेंशन दैट अगर सिसेशन की बात आती है तो आर्टिकल 3 में ये मेंशन नहीं है। तो अगर इस तरह का कोई होता है कि आप सिर्फ दे रहे हैं किसी को कोई पार्ट ऑफ द टेरिटरी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा। अदरवाइज जब भी स्टेट्स क्रिएट हो, स्टैब्लिश हो, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कोई भी चेंजेस हैं, ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट, अभी तक हमने सीखा, समझा, जाना स्टेट्स के बारे में कि जब भी स्टेट्स बने या स्टेट्स में कोई चेंजेस आए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर किसको दिया है। अब हम फ्रेंड समझेंगे एक कंप्लीट टाइमलाइन कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइज कैसे हुए। ब्रिटिश के टाइम प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, और एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स, यू नो। तो ये किस तरह से सारे स्टेट्स का क्रिएशन हुआ, बहुत ही अरेंज तरीके से समझेंगे हम वन बाय वन। लेट्स लुक। तो सबसे पहले हमें इनमें 3 बात मोमेंट्स होंगे, 3 फेजेस हैं जिनको यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि क्या क्या हुआ, उसके बाद कमीशंस कैसे कैसे बने। फर्स्ट 1947 इंडिपेंडेंस, उस वक्त क्या था? तो जितने भी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे जब 1947 इंडिपेंडेंस हुआ, तो सारे ही विलिंगली ज्वाइन कर लिए इंडियन यूनियन को। जस्ट रिमेंबर एक्सेप्ट 3, और इसीलिए हमने हाईलाइट किया है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कौन से 3 थे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, सारे स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे या प्रोविंसेस थे विलिंगली इंडियन यूनियन के पार्ट हो गए, एक्सेप्ट 3, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद बाद में पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ रेफरेंडम, और जम्मू एंड कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू विद इन 1 और 2 ईयर्स ये फिर इंडियन यूनियन के पार्ट हो गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया 1950, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड्स 1950 में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। लेट्स सी क्या था। पार्ट ए में थे गवर्नर प्रोविंसेस, और माय हार्ड सजेशन इज दैट कि ये वाला पार्ट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं वो एज इट इज आज भी हैं। नेम चेंजेस हुए हैं बट ये स्टेट्स आज भी हैं। तो पार्ट ए के नाम एटलीस्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए। वैसे तो आपको सबका पता होना चाहिए, लेकिन मैच द कॉलम या स्टेटमेंट कंफ्यूजन होता है। तो गवर्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थे? असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, एंड पार्ट डी ओनली वन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आया था 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 7th अमेंडमेंट। इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटीज थे। इसके बाद फिर 1 बाय 1 स्टेट्स बनते गए। तो 3 इंपॉर्टेंट फेजेस ध्यान में रखें। पहला इंडिपेंडेंस के वक्त क्या था, तो सारे प्रोविंसेस इंडियन यूनियन में ऐड हुए, और 3 को छोड़कर जो बाद में ऐड हो गए थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्विस्ट कब आया? 1950 कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात आई तो 1956 में हुआ, जब 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज थे। अब इन चीजों को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जो जानना होगा वो ये जानना होगा कि कमीशंस टाइम टू टाइम बिठाए गए थे, उनसे रिकमेंडेशंस मांगे गए थे कि स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 1948 में एसके धार कमीशन आया, जिसको भाषाई आधार कमेटी भी कहा जाता है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी नाम है। तो हमें मेन पॉइंट ध्यान में रखना है कि इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने इस बेसिस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवीजन करना इंडिया का गलत होगा। नेक्स्ट जेबीपी कमेटी आई, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभाई सीतारामैया। इन्होंने भी कहा कि इसको वन ऑफ द पैरामीटर्स माना जा सकता है, लेकिन कंप्लीट क्राइटेरिया ये नहीं हो सकता। इसके बाद 53 में फजल अली कमीशन,
जिसको हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था। तो ये बना था और इसके दो और मेंबर्स थे, एच एन कुजुटो एंड के एम पानिकर। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस को फॉलो किया जा सकता है, बट 4 बातों का ध्यान रखना होगा। एंड इन 4 बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस के। क्या 4 बातें थी? पहला, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी। सेकंड, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। थर्ड, economic, financial and administrative viability and convenience, and fourth, 5 years plans implementation। मतलब कि इस तरह से डिवीजन हो कि 5 ईयर प्लान जब बनाया जाए डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी कंफर्टेबली की जा सके। तो 3 कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंस यानी एस के धार कमीशन, जेबीपी कमेटी एंड फजल अली कमीशन। अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं टाइमलाइन। हम 1950 से लेकर आज के डेट में देखते हैं किस तरह से कब कौन से स्टेट्स बने। 1950 1950 क्या था, क्यों 1950 मेंशन किया हमने? 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एडॉप्ट हुआ, इनफोर्स किया गया था। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो पार्ट 1 वाले जो थे मैंने बताया था ब्रिटिश गवर्नर्स प्रोविंसेस, वो स्टेट्स आज भी हैं। इसलिए 9 स्टेट्स तब के हो गए, असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वी हैव 1953, एक अलग इवेंट हुआ जहां पर पहली बार एक लिंग्विस्टिक बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, इट वाज आंध्र प्रदेश। अब आप कह सकते हैं कि कमीशंस ने रिकमेंड नहीं किया था, और जो फजल अली कमीशन थी वो तो बाद 1953 में बनी और 55 में उसने रिपोर्ट दिया था। तो फिर ये स्टेट कैसे क्यों बना? तो फ्रेंड्स हुआ क्या था, बहुत ही लंबा एजिटेशन और स्ट्राइक की वजह से एक पोटी श्रीरामुलु थे जिनकी डेथ हो गई थी और बहुत ही ज्यादा लार्ज वॉइस प्रोटेस्ट और एजिटेशन हुए। तो इसलिए गवर्नमेंट को 1953 में तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को सेपरेट करते हुए एक आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ओके, तो सो 9 इन 1950, 1 इन 1950, 10 स्टेट्स हो गए। अब आप इसके बाद हमने अभी पढ़ा था 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के थ्रू। याद रखिएगा 7th अमेंडमेंट्स, मैंने कहा अमेंडमेंट्स को हमेशा ध्यान में देना है। तो 7वां अमेंडमेंट किससे कनेक्टेड है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से, जहां 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बने। 9 स्टेट्स हमने 1950 में देखा, एक आंध्र प्रदेश, 10 हुए। 4 स्टेट कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, केरल, राजस्थान एंड मैसूर, जो बाद में कर्नाटक नाम हो गया उसका 1973 में। और 6 यूटीज, ये मेरी एडवाइस होगी, ये बिल्कुल में ध्यान रखें। हम बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कौन से 6 यूटीज थे। तो मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात कि मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ये सभी आज के डेट में स्टेट्स हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं अक्सर कि कौन से स्टेट थे जो पहले यूटी थे और बाद में स्टेट बने। तो हमें यहाँ ये समझना है कि मणिपुर, त्रिपुरा जैसे ये पहले यूटीज थे। तो हम देखते हैं कि ये स्टेट्स कब बने फिर। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड 3 स्टेजेस, स्टेट्स फॉर्म टोटल 14, 9 इन 1950, 1 in 1953, 10 and 4 in 1956. Okay, so let's look out which one is 15th number। 1960 में बॉम्बे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और गुजरात हो गया अपना 15th स्टेट्स। ओके, तो सो अब हमारे पास हो गए 15 स्टेट्स। लेट्स लुक आउट 16th 1963, इट्स नागालैंड। ध्यान देना है आपको यहाँ पर दो चीजें। नागालैंड कैसे बना? तो नागा हिल्स और एक स्वेनसांग एरिया था असम का, उसको मिलाकर, यानी कि नागालैंड किससे बना? असम से बना। और नागालैंड से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट है, ये याद रखना है आपको, 13th अमेंडमेंट 1962। बाद में आप स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए आप ये समझ लें कि थर्ड नागालैंड से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन सा है? 13th अमेंडमेंट। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको रिमेंबर करवा दूं कि एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए यहाँ पर। हमने पढ़ा आर्टिकल 4 में कोई भी स्टेट्स अगर बनते हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अंदर, तो वो 368 के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा, अमेंडमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी, सिंपल ऑर्डिनरी प्रोसेस से हो सकता है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आ रहा फिर ये अमेंडमेंट्स यहाँ क्यों आया नागालैंड जब बना? तो
ये तो सिंपल ऑर्डिनरी प्रोसेस था। और ऐसी कुछ अमेंडमेंट्स आपको अभी आगे भी दिखेंगे। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, बिकॉज कुछ स्टेट्स को बनाने के साथ साथ उन्हें स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए, क्योंकि कुछ ट्राइबल एरियाज थे, कुछ में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता थी। तो ये आपको 371 में पढ़ना है। डेवलपमेंट बोर्ड्स बने, गवर्नर को पावर दिए गए, ट्राइबल काउंसिल्स बनी। तो अगर आप कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन थे और आपने उस प्रोविजन को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू बी अमेंडमेंट, रिमेंबर। इसलिए कुछ स्टेट्स में अमेंडमेंट्स आए, यानी कि उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन। जैसे कि आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, तो देयर यू विल नॉट फाइंड एनी अमेंडमेंट। व्हाई? क्योंकि वहां पर कुछ प्रोविजन चेंजेस नहीं हुए कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक, तो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से हुआ और उसमें अकॉर्डिंगली जो थे अप्लाई हो गया। बट अगर आप मेजर कुछ पावर्स दे रहे हैं, कुछ अलग से बोर्ड्स डेवलप हो रहा है, ऑथोरिटीज कुछ डिफरेंट हो रही हैं, तो उसमें अमेंडमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखें कि इवन इट रिटन दैट आर्टिकल नंबर 2 and 3 विल नॉट बी अंडर 368, बट फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज, हिली एरियाज, फॉर देयर डेवलपमेंट इफ समथिंग एक्स्ट्रा प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड, देन अमेंडमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो हमारे नागालैंड हो गया 16th स्टेट। नेक्स्ट 17th हरियाणा फ्रॉम पंजाब एंड 18th हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के केस में आप दो बातें याद रखिए। एक तारा सिंह मूवमेंट हुआ था पंजाब के लिए, उन लोगों ने कहा था पंजाबी स्पीकिंग पीपल हमें पंजाब चाहिए, तो तारा सिंह का आप नाम याद रख सकते हैं, किन से रिलेटेड है, तो पंजाब से। और शाह कमीशन बनाया गया था इसीलिए, जिन्होंने बोला था कि पंजाबी वाले स्पीकिंग पंजाबी और हरियाणा हिंदी हो जाएगा और हिली एरियाज को हिमाचल प्रदेश बना दिया जाए। तो शाह कमीशन भी इससे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं शाह कमीशन भी आप स्टेट की रिओर्गेनाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश जो बना था, वो आपने हमने 6 यूटी जब पढ़ा देखिए ऊपर, तो हिमाचल प्रदेश अर्लियर यूटी था, तो ये 18th स्टेट बना यूटी से। ओके, तो टिल नाउ वी हैव 18 स्टेट्स। नेक्स्ट जो चेंजेस हुए 1970s, इसके पहले 56 में हुआ था, 1970s में बहुत मेजर चेंजेस आए, क्योंकि नॉर्थ स्टेट ईस्ट में स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, यूटीज का फॉर्मेशन हुआ। तो 1972 में 3 स्टेट्स और 2 यूटीज बनाए गए। देखते हैं 3 स्टेट्स कौन कौन से, तो मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। देखिए अब यहां ध्यान रखना, मणिपुर और त्रिपुरा कैसे बने, तो वो पहले यूटी थे, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसी में हमने देख लिया था, 6 यूटीज बने थे। और मेघालय असम से बना, जो कि पहले 22nd अमेंडमेंट 1969 में सब स्टेट था असम का, ये 1972 में कंप्लीट स्टेट बन गया। नेक्स्ट 2 यूटीज कौन से बने, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, और दोनों किससे बने, असम से बने। तो यहां ध्यान रखिएगा, अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, कि मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश पहले यूटी बने थे, उसके बाद स्टेट बने थे। इस तरह आप खुद के माइंड को डेवलप कीजिए, खुद से क्वेश्चंस एराइज कीजिए, और इस तरह से क्वेश्चंस क्रिएट करते हुए पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इन चीजों को रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर 1-2 दिन पर रिवीजन करिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए, तो 3 से 4 बार में ये ऑटोमेटिक आपको हमेशा ही ये चीजें याद भी रह जाएंगी। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पहले यूटी थे, असम से बने थे, ये स्टेट्स बाद में बने। 1975 सिक्किम, सिक्किम में भी हमें ध्यान देना है, 2 अमेंडमेंट्स रिलेटेड हैं। पहले 35th अमेंडमेंट से ये एसोसिएट स्टेट बना, फिर 36 अमेंडमेंट 1975 से फुल स्टेट बना। चोग्याल्स करके थे जिनका रूल था, उनका रूल यहाँ कंप्लीट खत्म हुआ और पब्लिक के रेफरेंडम के थ्रू कंप्लीट स्टेट बनाया गया 1975 में सिक्किम, 22nd स्टेट, 36 अमेंडमेंट, जो पहले इंडिया का प्रोटेक्टरेट था, मतलब इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको प्रोटेक्ट करने की। नेक्स्ट 1987, यहां भी देखिए 3 स्टेट्स बने। 3 स्टेट्स कौन कौन से, मिजोरम, ब्रैकेट में आप देख लें 53rd अमेंडमेंट रिलेटेड है, जहां भी अमेंडमेंट समझिए कि ये लगभग ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल नंबर 371 में आपको पढ़ना है, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे। यहां मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया क्योंकि कभी कभी मैच द कॉलम्स में या स्टेटमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं पार्ट 1 से भी रिलेटेड, अगर स्टेट से क्वेश्चंस, वहां अमेंडमेंट मेंशन किया रहता है। तो अगर आपने ध्यान में नहीं रहा तो वो फिर क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं।
तो इसलिए मैंने सारी चीजों को हर एक एंगल से कवर करते हुए हर पॉइंट को यहाँ मेंशन कर दिया। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश 24th, वहां भी अमेंडमेंट था। और इसके बाद लास्ट बना गोवा 25th फ्रॉम यूटी। गोवा के केस में आप समझिएगा कि पहले ये देखिए यहां पर ध्यान है, गोवा भी पहले यूटी बना था। 12th अमेंडमेंट 1962, क्योंकि पहले पोर्टुगीज के कंट्रोल में था, ये दमन एंड दीव के साथ ही हमने इंडिया ने लिया और 12th अमेंडमेंट से यूटी बनाया गया और इन फ्यूचर 1987 में इसे स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया और 56 अमेंडमेंट के थ्रू इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, जो आप आर्टिकल नंबर 361 स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वहां पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये हो गया 25। अब इसके बाद जो है वो रिसेंट की बातें हैं। 2000 में 3 स्टेट्स बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, और 14 में बना तेलंगाना 29। सो अभी तक हम देख रहे हैं कि टोटल 29 स्टेट्स, बट एट प्रेजेंट वी हैव 28 स्टेट्स। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर जो था वो स्टेट से हटाकर यूटीज बन गया और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसलिए स्टेट्स नंबर 1 कम हो जाता है। तो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज है। ओके, तो अब हम समझेंगे अबाउट यूटीज कि ये यूटीज कब बने, कैसे बने। यूटी 1956, क्या था 1956 याद कीजिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, 7th अमेंडमेंट, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। उसमें था अंडमान निकोबार, दिल्ली एंड लक्षद्वीप, जो आज भी यूटी है। नेक्स्ट 1962 पुडुचेरी, 14th अमेंडमेंट फ्रॉम फ्रेंच, name changed to Pondicherry in 2006. 1962 दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखिए। 10th अमेंडमेंट फॉर दादर नागर हवेली, 12th अमेंडमेंट फॉर दमन एंड दीव। और यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने की बात, 2020 में इन दोनों को मर्ज करके सिंगल यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। सो अब ये जो है एक ही यूटी है। 1966 चंडीगढ़, देन 2019 जे.एंड.के एंड लद्दाख। सो आप देख सकते हैं कि हमारे टोटल राइट नाउ वी हैव 8 यूटीज। ओके, इन द लास्ट मैंने वही जो आपको कहा था, सारे अमेंडमेंट्स को एक चार्ट में मैंने फॉर्म में कर दिया है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन 7th अमेंडमेंट, बेरूबारी यूनियन 9th अमेंडमेंट, दादर नागर 10th अमेंडमेंट, और इसी तरह से सारे स्टेट से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आपको आर्टिकल नंबर 371 में पढ़ना है। तो ये हमारा पार्ट 1 से रिलेटेड एक लेक्चर था, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 to 4 देखा और हमने समझा यूनियन और टेरिटरी पार्ट 1 क्यों है और यूनियन और टेरिटरी से हम क्या समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट था, उससे क्या चेंजेस आया, और डिफरेंट 28 स्टेट्स कब कब किस तरह से बने, उनका टाइमलाइन समझा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट में जरूर पूछें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।